हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन और हैलो अरीन्स, जिसमें से तुमको सिर्फ दो पार्ट्स पढ़ने हैं, पहला वाला और लास्ट वाला, हैलो अल्केन और हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स तुम्हारा लास्ट पार्ट है जिसमें मैं बेंजीन को कंसीडर करूंगा। यस, अभी तो हम लोग सिर्फ हैलो अल्केन्स ही पढ़ रहे हैं। वो हैलो अल्केन्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 टाइप के, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन। जिसमें से मोनो हैलो अल्केन्स का हमने नाम क्या रखा था? अल्काइल हैलाइड। ठीक, अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी क्यों नहीं हो सकता? कल ही बता दिया था मैंने। क्वाटरनरी इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्वाटरनरी कार्बन के पास कोई बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं होती है। ओके, देन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये इतने सारे टाइप के हो सकते हैं। अलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन जिसपे हैलोजन होता है। बेंजाइलिक मैंने नीचे बनाया ही हुआ है कि बेंजाइलिक का जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि वो बेंजीन के बाहर का कार्बन होता है। विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होता है, दैट्स वाई sp2। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन होता है, दैट्स वाई sp। और अराइल में तो वो सीधे सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, दैट्स वाई sp2, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। आप लोग ये चार्ट से ही सीधा सीधा रिवाइज करना। देन हम लोगों ने इतने सारे प्रिपरेशन डिस्कस किए थे। पहला था HX में 3 थे, HCl, HBr और HI। इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों के रिएजेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रिएजेंट थे? HCl के टाइम पे ZnCl2, लूकास रिएजेंट का ध्यान रखना है। HCl के साथ में प्राइमरी के साथ में हीटिंग का भी साइन लगेगा प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 भी लगेगा। सेकेंडरी के साथ में सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 लगेगा, हीटिंग की जरूरत नहीं है। टर्शियरी के साथ ना एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए ना हीटिंग की जरूरत है। और इसी के बेसिस पे आप तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। कैसे? टर्शियरी इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है, तुरंत जैसे आप उसके अंदर HCl डालोगे टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड इमीडिएटली। डन। सेकेंडरी अल्कोहल को 5 मिनट लगता है टर्बिडिटी फॉर्म करने में, जबकि प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ हीटिंग के बाद ही टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी का मतलब मैंने बताया था नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट। तो टर्बिड सॉल्यूशन मतलब जो नॉन ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो टर्बिडिटी किस टाइम में आ रही है इस बेसिस पे आप अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। HBr पे अगर क्वेश्चन आया तो रिएजेंट याद रखना है आपको कि NaBr और H2SO4 यूज करोगे आप। और अगर HI पे क्वेश्चन आया तो NaI विद H3PO4। तो ये तीनों के रिएजेंट याद रखने। यहाँ पे तो मैंने चार्ट में बस शॉर्टकट में HX ही लिखा है, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि HX मैंने आपको टोटल 3 पढ़ाए थे, HCl, HBr और HI। और तीनों के रिएजेंट्स आप याद करके जाओगे। इफ यू वांट आप वहां पे वो भी डिटेल ऐड कर देना जब आप इसको कॉपी करोगे तो। फिर हमने PCl3 PCl5 वाला पढ़ा था। इसमें ट्रिक क्या बताई थी मैंने? PCl3 के टाइम पे आप OH इक्वल लोगे, पर PCl5 के टाइम पे आप OH इक्वल नहीं लोगे। दोनों में से PCl3 के टाइम पे अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड और H3PO3, राइट। और PCl5 के टाइम पे क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक HCl बनेगा, फिर SO2 बनेगा, बराबर। SO, हाँ सर, हाँ। SO2 पक्का। एक क्लोरीन तो एक्सचेंज हो गया OH के साथ में, अल्काइल हैलाइड चला गया, एक HCl के साथ में HCl बन गया। ठीक, फिर जो बचेगा वो क्या बनाएगा? SO2 ही बनेगा सर, गैस। आधे लोगों को याद तक नहीं आ रहा है कि SO2 गैस ही बनेगा। देखो यहाँ पे SO2 नहीं बन। POCl3 जब अभी नहीं याद आ रहा, एग्जाम में कैसे याद आएगा? SO2 कब बनता है? SOCl2 के साथ बनता है। चलो, तो ये याद आ गया आप लोगों को सब। अगर मैं इसमें से पूछूं कि सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा है इन तीनों में से, तो SOCl2 वाला। वाई? क्योंकि SOCl2 वाले में बाय प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट में होने की वजह से सेपरेशन नहीं करना पड़ता। ये वाला आपने 11th में पढ़ा था, सिंपल है ये। अल्केन लो और डायरेक्ट डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर दो। क्लोरीन लो सनलाइट की प्रेजेंस में, जो मैंने कल कहा था कि देखो आयोडीन का बताते, जब मैं बता रहा था तब मैंने कहा था कि आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं होता पर क्लोरीनेशन हो सकता है। ये देखो, अगर तुम इस तरह से सीधा एक मीथेन लो और डायरेक्ट क्लोरीन ले लो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को कई बार ऐसा HNu लिखते हैं। HNu सनलाइट का फॉर्मूला है एनर्जी पता करने का, वो कोई केमिकल नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये Cl और H को डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो, बन गया अल्काइल हैलाइड। पर यही रिएक्शन आप आयोडीन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप क्लोरीन लोगे तब बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl, पर जब आप आयोडीन लोगे तब बाय प्रोडक्ट बनेगा HI। एंड आई डिड टेल यू yesterday only कि HI is a very strong reducing agent.
तो ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ध्यान रखना, ये सब क्लोरीन ब्रोमीन में काम कर जाता है, आयोडीन पे ये काम नहीं करता, क्योंकि आयोडीन वाला रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, वापस से रिएक्शन वहीं आ जाएगा जहां से तुम गए थे। ठीक, ये वाले पे कल सबसे ज्यादा पढ़ा था हमने, इसी पे क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने आपको बोर्ड के। अल्कीन्स को HX के साथ ट्रीट करो, दिस इज नथिंग बट विच क्वेश्चन? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वाला क्वेश्चन है ये। डन। सो दिस इज नथिंग बट मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कल पूरा डिटेल में कर लिया था हम लोगों ने इसको। हाँ सर। कौन से केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? HBr। यस, जब तक HBr ना दिखे तुम आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंगली जाओगे? मार्कोनिकॉफ। जब HBr दिखे तब सोचो कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा या मार्कोनिकॉफ लगेगा। सो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये वाला लास्ट का याद है, हैलोजन एक्सचेंज के नाम से कल पढ़ाया था इसको। हाँ सर। हाँ सर। इसमें दो होते हैं, एक फ्लोरीन के लिए और एक आयोडीन के लिए। याद रखने वाला पॉइंट क्या है? याद रखने वाला पॉइंट ये है कि फ्लोरीन के लिए नाम में F नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रह गया तो तुम अपने आप कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लोगे एग्जाम में। फिंकलस्टीन फ्लोरीन का नहीं है, आयोडीन का है। तो फ्लोरीन वाले के लिए नाम कौन सा बचा? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो बाजू में ये मैंने ट्री डायग्राम बनाया, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए है। तो ये तो अभी आज पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद में मैं इसको भरकर आपको ये कंप्लीट चार्ट करके दे दूंगा। अभी इसमें से प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस दिख रहे हैं तुमको। ठीक है ना। अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सो टुडे विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, एक ही डायग्राम में मैं आपको सारी चीजें समझा दे रहा हूँ और शॉर्ट डेफिनेशंस भी बता दे रहा हूँ। ओरिजिनल डेफिनेशंस, जो कंप्लीट डेफिनेशंस होती है, वो तो आपके पास नोट्स में होगी। सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑर्डिनरी बल्ब। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी बल्ब, जिसको मैं ऑर्डिनरी सोर्स बोल देता हूँ। ऑर्डिनरी सोर्स में दिक्कत क्या होती है कि इससे निकलने वाली जो लाइट होती है, दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन ऑल डायरेक्शन। यस, ऑर्डिनरी सोर्स से निकलने वाली लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तुम्हारे घर की लाइट है, देख लो वो हर जगह ही जा रही है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऊपर नीचे ही जा रही है, आगे पीछे नहीं जा रही है। सो ऑर्डिनरी सोर्स से निकलने वाली लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ने के लिए जो लाइट हमको चाहिए वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट सिंपल में ऐसी लाइट होती है जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। ठीक है, अब इस ऑर्डिनरी सोर्स से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाएंगे? जब हम लोग इसी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास करेंगे तब हमको मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, एक्चुअल में ये दो प्रिज्म्स के बेस को जोड़कर बनाया जाता है, और इसके बेस को जोड़ने के लिए जो ग्लू यूज होता है, दैट इज अ कैनेडा बाल्जाम। इस ग्लू को यूज किया जाता है दो प्रिज्म के बेस को जोड़ने के लिए, और इस प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। ठीक है, जब एक ऑर्डिनरी लाइट इस निकोल्स प्रिज्म से पास होती है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि चलो अब उसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है, अब वो कोई भी एक ही डायरेक्शन में, ये जैसा मैंने अभी बना दिया ऊपर नीचे के ही प्लेन में। ऐसा बनाना सही तो नहीं है, पर समझाने के लिए सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो ये ऐसा नहीं होता, इसके और भी बहुत अच्छे मतलब निकलते हैं। पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लाइट पहले हर डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो जब ये लाइट ऐसी हो जाएगी, इस स्टेट में हम लोग इसको बोलते हैं पीपीएल। ना शॉर्टकट में मैं इसको पीपीएल बुलाऊंगा, फुल फॉर्म आप जानते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो ये पहला आपका एक क्वेश्चन हो गया। जो जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको मैं रेड बॉक्स में डालते चलता हूँ। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक,
प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में जो आप सामने देख रहे हो वही बस लिख कर आ जाना। जो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन अगर आपको नहीं याद हो रही है तो जो जिस इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो लिख दो। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सबसे पहला टॉपिक ऑर्डिनरी सोर्स। ऑर्डिनरी सोर्स से निकलने वाली लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, बट व्हेन दैट लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म दैट बिकम्स वन डायरेक्शनल, और उसी टाइम पे हम लोग उसको बुलाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्टकट में पीपीएल। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज पीपीएल। नाउ एक बार आपने पीपीएल अगर तैयार कर लिया है, नाउ यू कैन टेक एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हो। Now take any organic compound. When this PPL is passed through this organic compound, there are two possibilities. या तो ये PPL वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक, there will be no change in the direction of plane polarized light, और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका जो प्लेन है वो रोटेट हो जाए। So one possibility is that there is no change in the plane of plane polarized light, and the second possibility is that there is a change in the plane of plane polarized light. If there is no change, now suppose if there is no change in PPL, तो जो substance आपने लिया है that substance would be considered as ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। अगर पीपीएल वैसी की वैसी मिल गई आप, सो नाउ सपोज दिस पीपीएल इज एग्जैक्टली हाउ इट वाज, जैसी थी वैसी के वैसी अगर ये मिल गई अपने को, तो हम लोग बोलेंगे कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। बट सपोज कि इसके डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो अब ये चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक पॉसिबल है कि वो राइट डायरेक्शन में मूव हो गया हो, या इसको पहले हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर कर लेते हैं। नाउ सपोज देयर इज अ चेंज इन पीपीएल, तो अब ये चेंज भी दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना लिया, और फिर हमने उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज किया टू चेक वेदर अ गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हुई, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो वैसे की वैसी रह जाएगी, ठीक, और या तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन कि वो राइट डायरेक्शन में मूव हो जाए, सेकंड कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाए। यस, या तो वैसा हो जाएगा और या तो वो रिवर्स। अगर पीपीएल के डायरेक्शन में जो चेंज आया है, इफ इट इज इन अ राइट डायरेक्शन, तो जो सब्सटेंस तुमने लिया था उस सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और जो चेंज आया है अगर वो राइट डायरेक्शन में आया है तो फिर हम लोग उसको क्या बुलाएंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दो टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। आइदर इट कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी या फिर प्लस से दिखाते हैं, लीवो को हम लोग स्मॉल एल या फिर माइनस से दिखाते हैं, ठीक। अब इसमें से आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ चेंज इन पीपीएल, तो ये सब्सटेंस को आप क्या बुलाओगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो उसी के बारे में आपको लिखना है। क्या देख रहे हो आप,
कि when a plane polarized light is passed through organic substance, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करते हो, देयर इज अ चेंज इन इट्स प्लेन, उसके प्लेन में चेंज आ जाता है। प्लेन में चेंज आना इन द सेंस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो जो सब्सटेंस था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। एक सवाल ऐसे भी आता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ये जो पूरा फिनोमिना मैंने आपको समझाया, अगर आप इस पूरे फिनोमिना को देखोगे तो आप 2 लाइन में इसको क्या लिखोगे, चेंज इन प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पासिंग थ्रू अ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन में चेंज का आ जाना, यही तो होता है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। तो आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी पूछा गया है, और इसमें से जो क्वेश्चन, अच्छा पहले पूरा पढ़ा लेता हूँ फिर एक साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो यहां तक हम लोग इतना समझ गए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जब ऑर्डिनरी सोर्स को निकोल्स प्रिज्म से पास करोगे, पहले तो वो सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही थी, अब वो किसी एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, बराबर। तो जब वो सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी तब हम लोग उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। When that plane polarized light is passed through certain organic substances, कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल ले लो और उसमें से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप पास करो। 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइट वैसी की वैसी रहेगी, अगर ऐसा रहा तो इस सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव मानेंगे, ठीक। और या तो इसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, अगर डायरेक्शन में चेंज आया तब हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव मानेंगे। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो चेंज 2 टाइप का हो सकता है, या तो जो लाइट है वो राइट डायरेक्शन में घूम गई होगी, या तो लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में घूम गई होगी। अगर लाइट राइट डायरेक्शन में घूमी होगी तो आप बोलोगे ये सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट में घुमाने वाला सब्सटेंस है। और अगर लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में घूम गई है तब आप इस केमिकल सब्सटेंस को बोलोगे कि ये लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है, ठीक। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिकल पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा हम ये भी बता देंगे कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ठीक ना। अब इसके ऊपर कुछ और टॉपिक्स भी आपको पढ़ने, जैसे व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम। इसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ही कायरल कार्बन भी बोला जाता है, ठीक। क्या होता है ये, 1 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर यही कार्बन PQRS ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है तो दिस कार्बन एटम विल बी कंसीडर्ड एज असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल कार्बन एटम। ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी सब्सटेंस के ऑप्टिकली एक्टिव होने के पीछे जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है, ठीक। सो दिस कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या आप इसको कायरल कार्बन बोलो। डन, दिस मच इज क्लियर। हाँ सर। After this asymmetric carbon atom, one more term you should know, what is superimposable या फिर non superimposable mirror images। ये 2 टॉपिक्स को यूज करूंगा मैं इनैंटियोमर्स पढ़ाने के लिए, okay। So now what is superimposable mirror image? Now suppose if you have some compound like this, कार्बन है यहाँ पे A, B, यहाँ पे C और D है, यहाँ पे मैं एक मिरर लगा दे रहा हूँ। अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो मिरर इमेज कैसी बनेगी, C इस साइड आ जाएगा और D इस साइड आ जाएगा। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है मिरर में, इतना हम सब लोग जानते हैं। सो C आ जाएगा यहाँ पे और D यहाँ पे, राइट ना। हाउ टू चेक वेदर दीज मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल और नॉट। इस साइड की मिरर इमेज को आप इस पे स्लाइड करके देखो, क्या C के ऊपर C और D के ऊपर D आ रहा है। सो ऐसी मिरर इमेज को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर C के ऊपर आ जाता, D के ऊपर आ जाता तो हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक। तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल।
सो इतना क्लियर हो गया। अब जो मेन पढ़ना है आपको वो है इनैंटियोमर्स। इनैंटियोमर्स पहले बात तो होते क्या है, पहले उनकी डेफिनेशन ही देख लो। सो इनैंटियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसीलिए इनैंटियोमर पढ़ाने से पहले मैंने आपको समझाया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता क्या है। ठीक। दूसरा, इसका जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं जानबूझकर वही एग्जांपल ले रहा हूं जिसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग से भी क्वेश्चन आता है आपको। जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम में ये भी पॉसिबल है कि आपको बोला जाए डिस्कस द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। तो इसी बहाने मैं आपको इनैंटियोमर्स भी पढ़ा दे रहा हूं, 2-क्लोरोब्यूटेन भी डिस्कस हो जाएगा, दोनों एक साथ में हो जाएंगे। नाउ हियर दिस इज अ कार्बन। 2-क्लोरोब्यूटेन में ये 4 कार्बन हो गए, टोटल करो। ऊपर 2, बीच में एक सेंटर में मैंने रखा है, और लास्ट वाला ये टोटल 4 कार्बन है। इट मींस इट इज अ ब्यूटेन। इसके 2 पे यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस कार्बन एटम इज असिमेट्रिकल कार्बन एटम। चारों ग्रुप्स अलग अलग है उसके। ऐसे कार्बन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक का मार्क लगा देते हैं। सो 2-क्लोरोब्यूटेन के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इतना क्लियर हो गया। नाउ अगर अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी राइट और लेफ्ट अलग हो तो ऑफ कोर्स है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होंगे। तो इसके राइट और लेफ्ट अलग अलग है ना, एक साइड में क्लोरीन एक साइड में H है। तो यहां पे क्लोरीन, यहां पे H। यस, ऐसी आएगी इसकी सुपर मिरर इमेज। क्या है ये, सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? ऑफ कोर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल। दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनैंटियोमर्स। अब इन दोनों में से कोई एक है जो डेक्स्ट्रो है और कोई एक है जो लीवो है। हम ये क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा वाला डेक्स्ट्रो है कौन सा वाला लीवो है, पर इतना कंफर्म है कि इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है। ठीक, तो ये हो गया इनैंटियोमर्स भी इसी में डिफाइंड हो गया। ये उसका एग्जाम्पल भी मिल गया आपको। इनैंटियोमर्स पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बोलेंगे, आप जानबूझकर ये एग्जाम्पल दे देना। और हो सकता है कि आपसे जानबूझकर ये पूछा जाए कि 2-क्लोरोब्यूटेन का ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करो, मतलब यही आंसर आप 2-3 तरीके से लिख सकते हो। ठीक, प्रूफ करो कि 2-क्लोरोब्यूटेन इनैंटियोमर्स है, वो भी आप प्रूफ कर सकते हो कि उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो अगर मैं यहाँ से ये लेकर अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है ना सुपर इम्पोज। H देखो Cl के ऊपर आ रहा है, Cl देखो H के ऊपर आ रहा है। यस, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है तो इनको हम इनैंटियोमर्स बुलाएंगे। ठीक, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है कि व्हाट आर रेसिमेट्स, या फिर शॉर्टकट में उसको रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। Now what is racemic mixture? Racemic mixture में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इक्विमोलार। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्विमोलार बोलते ही आप ये बता देते हो कि इक्वल क्वांटिटी लेनी है। सो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अगर आप डेक्स्ट्रो और लीवो को इक्वल क्वांटिटी में ले लो तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो ट्राई करेगा कि लाइट राइट डायरेक्शन में मूव करे, लीवो ट्राई करेगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे, और दोनों एक दूसरे के एक्शन को कैंसिल कर देंगे। सो फाइनली देयर विल बी नो रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस, तो पहले तो ये क्या होता है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट कि इट इज अ इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखनी है कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दो बातें आपको याद करके जानी है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? बिकॉज इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों होते हैं, प्लस वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। सो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एक्शन को कंपनसेट कर देते हैं।
ठीक है ये बात? रेसिमिक मिक्सचर समझ गया? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं? सबसे पहले मार्च 16 में ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा था। कर लोगे डिफाइन? द phenomena of rotation of plane polarized light is called as optical activity by passing through certain organic substance. तो ये मार्च 16 में तो यही आया था। जुलाई 17 में भी यही आया था। देन मार्च 17 में रेसिमिक मिक्सचर आया था। सब डिफाइन करने के लिए बोला गया था, कोई एक्स्ट्रा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था। देन मार्च 14 और जुलाई 17 में लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा था। अभी आप लोगों को लैक्टिक एसिड नहीं, जैसे मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन पढ़ाया ना, तो वैसे उस टाइम पे लैक्टिक एसिड होता था, तो आपको लैक्टिक एसिड की जगह पे क्या दे सकते हैं? 2-क्लोरोब्यूटेन। इसीलिए मैंने एग्जांपल लेकर पढ़ाया। लैक्टिक एसिड का बोला था ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करो। डिस्कस करना मतलब क्या? पहले तो उसका स्ट्रक्चर बना दो, मिरर इमेज बता दो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और बाद में बता दो कि वो एक इनैंटियोमर है। ठीक, तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला गया था आपको डिस्कस करने के लिए। तब पूछा गया था लैक्टिक एसिड पे, आप लोगों को आएगा 2-क्लोरोब्यूटेन पे। बाद में इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 18 में आया था। जुलाई 18 में पूछा गया था रेसिमेट्स के बारे में, मतलब रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। ठीक, रेसिमेट्स आर नथिंग बट रेसिमिक मिक्सचर्स ओनली। और बाद में मार्च 19 में पूछा गया था इनैंटियोमर्स। इनैंटियोमर्स भी बोलते हैं कई लोग, आपको जो पसंद हो आप वो बुलाओ। इतने क्वेश्चंस ऑप्टिकल एक्टिविटी से आ चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट जितना मैंने ऊपर पढ़ाया उन सब में लगभग एक बार तो क्वेश्चन आ ही चुका है। तो अगर आपको इतना याद है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, फिर उसको अगर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक, और फिर वो जो दो पॉसिबिलिटीज हैं उनके नाम, साइन, और फिर आपको ये इनैंटियोमर्स आना चाहिए प्लस रेसिमिक मिक्सचर आना चाहिए। अगर इतना प्रिपेयर कर लो तो ऑलमोस्ट आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और देख लो एकदम सिंपल क्वेश्चन आया, कुछ भी ट्विस्टेड नहीं पूछा है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है। हो जाएगा? हाँ सर। एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने एग्जाम्स में भी। डन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके बहुत काम आता है अगर आप ऐसे स्टाइल में याद करके जाओ तो। एक साथ में पढ़ने की जगह आप इसको 3 पार्ट्स में याद करो। पहला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो कौन कौन सा आता है। थोड़ा सा इसकी मीनिंग को समझ लोगे तो रिएक्शन गेस भी कर सकते हो तुम। अब इतना ही मैंने लिखा है, गेस करो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। अगर तुम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो इतना तो कंफर्म है कि मैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ पहले तो मैं उसको लूंगा, और हो ना हो मैं यहाँ पे कोई तो भी एक न्यूक्लियोफाइल लेने वाला हूँ और उस न्यूक्लियोफाइल के साथ इस एक्स को मैं एक्सचेंज करूंगा। तो यहाँ ऐसा कोई केमिकल लूंगा मैं जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये एक्स और वो न्यूक्लियोफाइल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बुला सकता हूँ कि नहीं? हाँ। ऑल आई हैव टू टेल यू इज कि कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं NaOH या फिर KOH, और एक पुराने टाइम में एक और होता था, अब आपके सिलेबस में तो वो नहीं है, पर पुराने सिलेबस में एक और था, उसको भी साथ में सुन लो, बस 1 ही मिनट लगेगा। ये दोनों जो है ये है एक्वस, ये आप गलती से भी मत भूलना, थोड़ी देर में समझेगा आपको।
कि इनका एक्वस होना कितनी बड़ी बात है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ सर्कल बना के कि एक्वस NaOH और KOH में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। डन। इसके साथ में पहले एक और भी होता था, मॉइस्ट Ag2O, इसको AgOH बोलते हैं। पहले ये 3 होते थे, NaOH, KOH और AgOH, और ये वाला इसलिए अलग से पढ़ाया जाता था क्योंकि जैसे NaOH और KOH आपको लैब में डायरेक्टली मिल जाएंगे, AgOH आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे? मॉइस्ट Ag2O AgOH बनाता है, ठीक। जबकि ये दोनों के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये लैब में आपको सीधे सीधे प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे। पर अगर NaOH KOH के जैसे ही अगर आप सोचोगे कि AgOH भी मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी अगर आपको कोई रिएक्शन AgOH के साथ करना है तो आपको उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा? मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, मॉइस्ट वाला। इस मॉइस्ट Ag2O से आपको AgOH मिलेगा, डायरेक्टली AgOH नहीं मिलता। जबकि NaOH और KOH के साथ ऐसा कोई झमेला नहीं है, डायरेक्टली अवेलेबल, तो आप सीधे सीधे इसको लेकर रिएक्शन कर सकते हो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक। अब इन तीनों में से आप कोई भी लो, रिएक्शन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि अभी जैसा मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शन आपको बताया कि आपको क्या करना है, इन तीनों में से बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। क्योंकि आप शुरुआत किससे करने वाले हो? शुरुआत आप करोगे अल्काइल हैलाइड से, और इन तीनों में से मैं कुछ भी लूं, उसके पास OH तो होगा ही। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, उससे अपने को कोई लेना देना है क्या? अब यहाँ पे आप Na लो, K लो या Ag लो, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। बस ये याद रखना कि ये एक्वस होता है। ऊपर भी मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्वस या तो NaOH के साथ वो आपको रिएक्शन देगा या तो KOH के साथ देगा, और फिर आपका काम क्या है? दोनों न्यूक्लियोफाइल्स को एक्सचेंज करना। दैट्स व्हाट आई सेड। यहां से ये X यहाँ के न्यूक्लियोफाइल के साथ आप बस एक्सचेंज करवा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? ROH प्लस यहाँ पे जो कुछ भी होगा, Na होगा तो NaX, K होगा तो K, जो भी होगा बस उसके साथ X लग जाएगा, ठीक। बॉक्स में क्यों बना रहा हूं? ताकि आपको याद रहे, एग्जामिनर यहाँ पे आपको सोडियम भी दे सकता है, पोटेशियम भी दे सकता है, तो मैं दोनों का नाम लिख दे रहा हूँ स्लैश करके। जो भी रहेगा रिएक्शन का स्टाइल यही रहेगा, तो आप इसी स्टाइल में ये रिएक्शन याद करके जाओ। सिंपल है रिएक्शन। लेट्स गो टू द सेकंड वन। NaOH KOH के बाद में दूसरा है सोडियम अल्कोक्साइड वाला। ये जो पहला मैंने पढ़ाया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर और स्टार मार्क लगा दे रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लूंगा आपको समझ जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, ये रहा सोडियम। अब अल्कोक्साइड मतलब ये ग्रुप, दिस इज अल्काइल का ऑक्साइड है ना ये, तो अल्काइल के ऑक्साइड को हम लोग टोटल में अल्कोक्साइड बोलते हैं। अब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे, सेम लॉजिक लगाओ। RX ले लिया, ठीक। सोडियम अल्कोक्साइड ले लो, इसको इस स्टाइल में लिखो। डन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? गेस कर सकते हो? जैसा ऊपर हुआ वैसे यहाँ पे भी होगा। न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करना है ना तुमको, तो इसको दो तरीके पढ़ सकते हो। या तो तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये रहा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। या तो आप इस स्टाइल में इसको आइडेंटिफाई करो, इस रिएक्शन को, या तो बीच में से NaX निकाल दो। दोनों में से जो भी आप एग्जाम में गेस कर पाओ। आई वुड सजेस्ट कि जो टाइटल है उसी के अकॉर्डिंगली जाओ। टाइटल क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं NaOR का बॉन्ड ऐसे तोड़ू तो Na पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा कि नहीं? एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, यस और नो? तो इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बुला सकता हूँ कि नहीं इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से? तो है ना ये एक न्यूक्लियोफाइल, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। ये लो ROR प्लस NaX, कंपाउंड को आप जानते हो ईथर है ये, ठीक। थर्ड रिएक्शन है आपका सिल्वर एसीटेट के साथ। देखो एक्चुअल में यहाँ पे एसीटेट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कोई भी एसिड का सिल्वर सॉल्ट दे सकता है, पर आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट सिल्वर एसीटेट ही कंसीडर होता है। सिल्वर एसीटेट कैसे बनाओगे? पहले एसिटिक एसिड बना लो,
एसिटिक एसिड ऐसा होता है, यही है एसिटिक एसिड, इसका बस H हटा के सिल्वर लगा दो, बन गया सिल्वर एसिटेट। सोडियम लगा दोगे तो सोडियम एसिटेट, पोटेशियम लगा दोगे तो पोटेशियम एसिटेट। इन शॉर्ट किसी का भी एसिटेट बनाने के लिए H हटाकर जिसका एसिटेट बनाना है वो एलिमेंट लगा दो। लॉजिक समझ गया? अगर कल को तुमको सोडियम एसिटेट बनाना है तो सेम पहले एसिटिक एसिड लिखना, एसिटिक एसिड का H हटाकर सोडियम लगा देना। पोटेशियम एसिटेट बनाना है, एसिटिक एसिड लिखना, H हटाकर पोटेशियम लगा देना। अभी आज क्या चाहिए था? सिल्वर एसिटेट, तो मैंने पहले एसिटिक एसिड लिखा, H हटाया, सिल्वर लगा दिया। इसी के साथ रिएक्शन करना है। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल में। अब इसमें आपको ढूंढने आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ है। ये जो पूरा पार्ट है अगर ये सिल्वर के साथ बॉन्ड तोड़ दे तो डोंट यू थिंक कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? जो नेगेटिव चार्ज है वही आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से अगर मैं RX लूं, अच्छा इसको मैं जानबूझकर ऐसा उल्टा लिख रहा हूं, चलेगा? ठीक, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इसका न्यूक्लियोफाइल। एक्सचेंज कर दो दोनों को, क्या बनेगा? कौन सा कंपाउंड है ये? ईस्टर। ठीक, साथ में AgX। नहीं पहचान पा रहे हो तो इसके थ्रू पहचानो। ये दिखे और दोनों साइड में R हो तो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? ईस्टर। ठीक, COO अगर ये ग्रुप दिखे तो ईस्टर है, प्रोवाइडेड दोनों साइड में R होने चाहिए। अगर एक साइड में H होता तो हम इसी को एसिड बोलते। काम चल जाएगा एग्जाम तक का। सिल्वर एसिटेट वाला यस चांसेस कम है कि ये आए, बट आ सकता है। ठीक, फोर्थ, सिल्वर एसिटेट के बाद में NH3। अब NH3 आपको अल्कोहलिक लेना है और ये भूलना नहीं। इसका अल्कोहलिक होना प्लस एक्सेस में होना, ये सब रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। रिएक्शन में क्या करोगे तुम? फिर वही लॉजिक लगाओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो इस NH3 से तुमको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तभी तो एक्सचेंज करोगे ना। तो एक H हटाकर NH2 को ऐसे सेपरेट कर दो। अब अगर इसमें इन दोनों का बॉन्ड टूटे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मैं बॉन्ड तोड़ू तो नाइट्रोजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, वरना तुम बोलोगे ना कि सर वो न्यूक्लियोफाइल, आप उसको क्यों मान रहे हो? सो आफ्टर द बॉन्ड ब्रेक्स दिस NH2 बिकम्स न्यूक्लियोफाइल, और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। एवरी टाइम अपने दिमाग में रिपीट करो कि क्या तुमको याद हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। मैं फिर से 2-3 बार बोलूंगा तो तुमको याद होगा, पर तुम अपने लेवल पे भी जरा ट्राई करते रहो। अब यहाँ पे क्या बनने वाला है? RNH2 और साथ में HX। दिस इज नथिंग बट अमाइन। CH3 होता तो मैं मिथाइल अमाइन लिख देता, C2H5 होता तो मैं इथाइल अमाइन लिख देता। ठीक ना? अमोनिया के बाद अब जो पढ़ने जा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। पहला है KCN, अल्कोहलिक। फिर से सेम लॉजिक लगाओ। अल्काइल हैलाइड तो लोगे ही, KCN भी लोगे। अब इसमें कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो न्यूक्लियोफाइल ये है, साइनाइड ग्रुप। ये दोनों को एक्सचेंज कर दो। सिंपल रिएक्शन है ये। हाँ RCN, साइनाइड बन गया, अल्काइल साइनाइड प्लस KX निकल गया। सो दिस इज योर अल्काइल साइनाइड। खास ये है इस रिएक्शन में कि इसका जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा पार्टनर मतलब AgCN, यहां सवाल बढ़ते हैं। इसकी वजह से सवाल थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। जो AgCN है, RX प्लस AgCN, बस स्टूडेंट्स को ये याद करके जाना पड़ता है कि ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। अब इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमको ऊपर यहाँ पे ये Ag2 वाला पूरा ढकोसला बताया था। अब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता था कि जब भी सिल्वर दिखे ना तो उसको सोडियम और पोटेशियम की तरह ट्रीट मत करना।
अब ऐसा 2-3 बार तुम सुन लोगे तो तुमको रटा रहेगा ना कि सर ने सिल्वर के बारे में बताया था कि सिल्वर का बिहेवियर सोडियम और पोटेशियम जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम और पोटेशियम ने तंग किया क्या तुमको? डायरेक्ट डायरेक्ट AgOH मिलता है, सॉरी डायरेक्ट डायरेक्ट NaOH मिलता है, डायरेक्ट डायरेक्ट KOH मिलता है। पर जब AgOH की बारी आई तो मैंने तुमको बताया कि कुछ तो भी झमेला है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता, उसकी जगह मॉइस्ट Ag2O लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी झमेला है। तो आप इतना रट के जाओ कि जब भी सिल्वर दिखे तो ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ तो भी रूल जरूर पढ़ाया गया होगा तुमको। जैसे यहाँ पे रूल ये है कि जब सिल्वर हो तुम्हारे सामने तो तुम साइनाइड नहीं बनाओगे, आइसोसाइनाइड बनाओगे। अब आइसोसाइनाइड और साइनाइड में क्या फर्क है? साइनाइड में बॉन्ड कार्बन बनाता है, आइसोसाइनाइड में बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RNC बनेगा, CN नहीं बनेगा। बस यही खास है। ठीक, अब इस कंपाउंड का नाम अल्काइल आइसोसाइनाइड। वाई आइसोसाइनाइड? क्योंकि यहां देखो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है। अब इसका रीजन वगैरह तुमसे नहीं पूछने वाले एग्जाम में, फिर भी तसल्ली के लिए बता दे रहा हूं कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, मतलब साइनाइड न्यूक्लियोफाइल तो श्योर है, राइट? तभी तो तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उसको यूज कर रहे हो। सो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल तो है, पर ये एक अलग टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। कौन से टाइप का? ये एम्बीडेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो दोनों, जिनके दो एटम्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो साइनाइड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इसका कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, इसका नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। देखो ऊपर भी मैंने तुमको इतने सारे, ये सब भी तो न्यूक्लियोफाइल ही थे ना, पर यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोला कि ये भी बना सकता है बॉन्ड, वो भी बना सकता है बॉन्ड। तो साइनाइड के केस में ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको? क्योंकि साइनाइड एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसके जो दो एटम्स है कार्बन और नाइट्रोजन, वो दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, और एट ए टाइम दोनों में से कोई एक बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने बना लिया तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन बना लेगा तो कार्बन नहीं बनाएगा। जब भी बॉन्ड कार्बन बनाता है तब हम इसको साइनाइड बोलते हैं, और जब भी बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तब हम इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक, तो NC दिखा मतलब आइसोसाइनाइड, CN दिखा मतलब साइनाइड। ये बात आपको याद रहेगी? हो गया। Then there is a potassium nitrite. Next reaction, 7th, KNO2। पोटेशियम नाइट्राइट को लिखने का ढंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लिखने का ढंग पता है तो आप खुद ही गेस कर लोगे कि क्या होने वाला है। या ठीक है चलो यहाँ से भी काम चली जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ही होता है, एंड यू नो कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। ये लिखने के ढंग पे मैं बात इसलिए करने जा रहा था क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि NO2 भी एक तरह का एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसमें भी नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक, पर उतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जो आप पढ़ रहे हो उसी स्टाइल में चलो। RX ले लिया, KNO2 लिख दिया, डन। अपने दोनों न्यूक्लियोफाइल लेकर एक्सचेंज कर दो। ये रहे दोनों, एक्सचेंज देम। क्या बन जाएगा? RNO2 नाइट्रो अल्केन और साथ में KX। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या मैं इसको नाइट्रो अल्केन बोल सकता हूं? देखो ये रिएक्शन क्यों खास हो जाता है, व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी स्पेशल। क्योंकि इसके अंदर ये जो ONO2 आ रहा है, इसका नोटिस किया तुमने? पोटेशियम के साथ कौन बॉन्डेड है? ऑक्सीजन ना। और मैंने नीचे किसके साथ बॉन्ड बना दिया है? नाइट्रोजन के साथ। सो दिस इज रॉन्ग। ये गलती एग्जाम में मत करना। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? RONO। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ठीक है ना सर, ये भी आएगा तो भी बना तो नाइट्रो अल्केन ही ना। नहीं, जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे साइनाइड के साथ इशू है, एम्बीडेंट है वो, कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो क्या? साइनाइड। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो आइसोसाइनाइड। वो सेम झमेला यहाँ पे भी है। अगर इसका नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता तो हम लोग क्या लिखते? नाइट्रो अल्केन। अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया होता तो इस कंपाउंड का नाम मैं क्या लिखता? नाइट्रो अल्केन। पर यहाँ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है क्या? ऑक्सीजन ने बनाया ना, तो इसका नाम अल्काइल नाइट्राइट। समझा? अब अगर आप याद नहीं करके गए कि KNO2 वाले में, तो KNO2 वाले, अब देखो जब KNO2 हम लोग लिखते हैं तो हम लोग तो ऐसा लिखते हैं ना, तो तुम भी तो यही करोगे कि तुम यहां से ब्रेक करोगे, ये प्लस ये माइनस, और इस हिसाब से तुम बॉन्ड किसका बनाओगे? RNO2 का बॉन्ड बनाओगे।
और अगर RNO2 का तुमने बॉन्ड बनाया तो तुमको ये याद आएगा कि अरे ये तो नाइट्रो अल्केन है, और ये सारा गैस तुम्हारा रॉन्ग जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि KNO2 का ये वाला स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रक्चर के तुम ये गैस ही नहीं कर पाओगे कि बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन बनाने वाला है, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो फिर जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो नाइट्रो अल्केन नहीं होगा, क्या होगा, वो नाइट्राइट होगा। याद रहेगी ये बात? हाँ। ठीक है, और ये भी याद रखना कि साइनाइड और नाइट्रो, ये जो नाइट्राइट ग्रुप है, ये दोनों के दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए आपको इतना झमेला झेलना पड़ रहा है। अगर ये लोग सिंपल न्यूक्लियोफाइल्स होते, जैसे कि ये ऊपर OH वगैरह थे, OH ने तुमको तकलीफ दी क्या? कुछ नहीं, उठा के बस सीधा सीधा बॉन्ड बना दो। पर साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप को मत भूलना, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बॉन्ड कौन बना रहा है। ठीक, और उसी हिसाब से नाम तय होते हैं। डन। अब देखो अगला रिएक्शन और मजेदार है। AgNO2। अब ऊपर वाला और नीचे वाला देखो, तो फिर से Ag दिखा, समझ जाना झमेला है। क्या झमेला है? जो ऊपर हुआ वो यहां नहीं होगा। देखो Ag को मैं हर बार कब ला रहा हूं, क्यों ला रहा हूं? कुछ ना कुछ झमेले के लिए। झमेला तभी होगा ना जब Ag वैसा काम ना करे जैसा बाकी के लोग कर रहे थे। तो अब जरा बताओ, जब पोटेशियम था तब काम कैसे हुआ था? ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया था। तो बस इतना रट के चले जाओ कि सिल्वर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। डन। तभी तो कुछ अलग होगा। क्यों होगा उसके पीछे तो पूरे कॉन्सेप्ट है जिसका अब टाइम नहीं है। NET के लेक्चर्स में सब पूछ लेना, बता दूंगा मैं। देखो यहां पे बनने वाला कंपाउंड ये है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? नाइट्रो अल्केन, और साथ में AgX। सब उल्टा पुल्टा है कि नहीं है? तो आपको याद क्या करके जाना है? साइनाइड के साथ में अगर पोटेशियम रहा तो साइनाइड, सिल्वर रहा तो आइसोसाइनाइड। नाइट्रो के केस में पोटेशियम रहा तो नाइट्राइट, ठीक, और सिल्वर रहा तो नाइट्रो अल्केन। डन। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स दो ही हैं आपको सिलेबस में, साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप। तो ये 4 रिएक्शन आपको स्पेशली याद करके जाने पड़ेंगे, इसी में गलती होती है। और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे याद करके जाओ कि जब भी सिल्वर दिखे तो समझ जाओ कुछ ना कुछ झमेला है। सिल्वर दिखा मतलब झमेला है। ठीक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस थे। कितने पढ़े तुमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? 8। ये सबके सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस थे। तो इन सबको पढ़ाने का मेरा स्टाइल कॉमन था। अब स्टाइल बदल जाएगा। अब जो पढ़ने जा रहा है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब अब जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो एलिमिनेशन से बना हुआ प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसमें जो एक ही आपको पढ़ना है, और वो आप जानते हो कौन सा वाला, सेजेफ रूल वाला, एक ही आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एग्जाम में हमेशा रेफरेंसेस काम आते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, अगर आपके पास उस क्वेश्चन का कोई रेफरेंस हो तो आपको क्लू मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि आप इसको मार्कोनिकॉफ रूल के स्टाइल में सॉल्व करो। यहां लिख दे रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल स्टाइल। जैसे वहां पे मैंने तुमको बताया था 2 होंगे, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में किसी रूल की जरूरत नहीं है, अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी उसी स्टाइल में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो अल्काइल हैलाइड मिलेगा, उस अल्काइल हैलाइड में आप चेक करोगे कि सेम बीटा कार्बन वाला है या डिफरेंट बीटा कार्बन वाला है। मार्कोनिकॉफ में क्या चेक करते थे, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। यहां पे आप चेक करोगे सेम बीटा कार्बन। अगर आपको अल्काइल हैलाइड सेम बीटा कार्बन वाला मिला है मतलब आपको कोई रूल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखो, ये एक सिंपल सा मैं ब्रोमीन ले रहा हूं इसमें, और ये दोनों सिंपल अल्काइल ग्रुप्स हैं। करने क्या आया हूं मैं यहाँ पे? एलिमिनेशन करने आया हूं। अब ये तो तय है कि ब्रोमीन तो मैं यहीं से लूंगा,
और मुझे इन दोनों में से किसी एक कार्बन से अब हाइड्रोजन लेना पड़ेगा ताकि दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाकर एक दूसरे को सेटिस्फाई कर ले। ठीक, पर किससे लूं मैं हाइड्रोजन? राइट साइड वाले से लूं या लेफ्ट साइड वाले से लूं? तो अब इसके लिए थोड़ी सी अपने को काउंटिंग करनी पड़ती है। ब्रोमीन जिस कार्बन पे है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन मानोगे और अल्फा के बाजू वाले कार्बन बीटा माने जाते हैं। तो आप ये चेक करोगे कि क्या ये दोनों बीटा कार्बन सेम है या डिफरेंट है। तो ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब आप दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मैं राइट वाले से ले लेता हूं। अगर मैंने राइट वाले से ले लिया तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा, पहला कार्बन तो CH3 है और बाकी के दोनों में से एक का Br चला गया और एक का H चला गया, तो ये दोनों तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, राइट। और देखो एलिमिनेशन हुआ कि नहीं यहाँ पे, इसीलिए इसको एलिमिनेशन में मैं पढ़ा रहा हूं। बनने वाला कंपाउंड हो गया प्रोपीन। सिंपल। कब? जब दोनों बीटा क्या थे? सेम। आपको एग्जाम में यही आएगा तो मैं उस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। इसको मैं और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ अगर मुझे NET JEE के लिए पढ़ाना हो तो, पर आपको एग्जाम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, यही सब ऐसे इसी टाइप का मॉलिक्यूल देंगे। अब जो दूसरा केस में ले रहा हूँ, डिफरेंट बीटा वाला ले रहा हूँ, डिफरेंट बीटा कार्बन एटम्स, और सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में यही वाले की चिंता करनी है। तो यहां मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूं, यही पूछा जाएगा, क्योंकि पहले वाले में तो कोई रूल लगता ही नहीं है ना, तो पहला वाला पूछ के कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है तो वो डिफरेंट वाला ही पूछेगा, अगर वो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है तो। समझा? क्योंकि पहले वाले में तो कोई रूल नहीं लगेगा, दूसरे वाले में देखो अब तुमको एक रूल की जरूरत पड़ेगी। रूल की जरूरत क्यों पड़ेगी पहले वो समझो। यहां पे मैं ब्रोमीन लगा दे रहा हूं। अब देखो जरा उसके दोनों बाजू के जो कार्बन है, क्या वो दोनों सेम है? और यहीं से झमेला शुरू। जो राइट साइड वाला है वो CH2 है और जो लेफ्ट साइड वाला है वो CH है। तो पहले तो ये रहा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जिस कार्बन पे है वो कार्बन कौन सा है? अल्फा। अल्फा के बाजू वाले दोनों बीटा, क्या दोनों बीटा सेम है? नहीं, तो इसीलिए एक बीटा को मैं β1 बोल दे रहा हूं और एक बीटा को मैं β2 बोल दे रहा हूं। और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बराबर। क्यों दो प्रोडक्ट बनेंगे? क्योंकि अगर मैंने β1 से हाइड्रोजन लिया तो जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में बनेगा, यस। और अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे के बीच में आएगा, मतलब यहां से दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो पहले β1 को देखते हैं कि अगर मैंने β1 से लिया हाइड्रोजन तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा? चेक करो, CH3 इन दोनों के बीच में बनेगा कि नहीं डबल बॉन्ड, राइट। देखो ये कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये ब्रोमीन देगा ही देगा। अब उसके बाजू वाले ने अगर हाइड्रोजन दिया, राइट साइड वाले ने दिया, तो ये डबल बॉन्ड भी तो उसी के साथ बनाएगा ना। क्या होता अगर तुम β2 से लेते हाइड्रोजन तो पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता, यस। मतलब एक बार तुम्हारा आंसर आएगा 2 ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन, जैसा भी लिखना चाहो, और दूसरी बार आएगा 1 ब्यूटीन या ब्यूट-1-इन, ठीक। इसमें से आपको पूछा जाएगा मेजर माइनर ढूंढ कर बताओ, तो जो ऊपर वाला है वो मेजर है और जो नीचे वाला है वो माइनर है। सवाल ये कि आपको पता कैसे चला, तो इसके लिए आप बताओगे कि these products are as per Sazeff rule। हो सकता है आपसे ये रूल भी बोल दे एक मार्क के लिए लिखने के लिए, तो ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। NET JEE के लेक्चर में बता चुका हूं कि एक्चुअल स्पेलिंग ये है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन आप सही करो, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, पर एक्चुअल में वो ZETSEV है, ठीक है। पर ऐसा प्रोनाउंस आप करोगे ही नहीं अगर मैं वो लिखता तो इसलिए आपकी किताबों में ये स्टाइल में लिखा होगा, ओरिजिनल वो है। अब सेजेफ रूल क्या बोलता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर। याद करो मार्कोनिकॉफ रूल क्या करने आया था? तुमको मेजर माइनर गाइड करने ही आया था ना। तो वैसे रूल भी क्या करने आया है? मेजर माइनर गाइड करने आया है, ओके। अब इसने क्या बोला है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर। अब सवाल ये है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ढूंढोगे कैसे? हाउ वुड यू गेट टू नो कि इन दोनों में से एक को, अगर जिसको मैंने मेजर बोला है, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे है?
ठीक, ऑलमोस्ट तो आपको यही दोनों एग्जांपल आने वाले एग्जाम में, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए द रूल इज, सबसे पहले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको साइड में निकाल लो। ये देखो, ये दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया, इनको साइड में निकाल लो। और इनको साइड में निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसको, अगर वो सारे कार्बन कनेक्टेड है तो उनको एक ही सर्कल में डालो। ठीक, ऐसे ही जरा ऊपर भी करो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन कहाँ है? बीच में, ये रहे। और इसको छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर और कितने कार्बन है? एक राइट साइड में दिख रहा है तुमको, एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो कितने सर्कल बनाऊंगा मैं? अब ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले वाले में अगर मैंने 2 सर्कल बनाए तो ऑफकोर्स है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट रहे होंगे। रूल क्या बोलता है? मोर सब्स्टिट्यूएंट वाला ही मेजर होगा। तो पहले वाले में तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे वाले में 1 सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ डू नॉट कंफ्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ सब्स्टिट्यूएंट विद द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये दोनों को कंफ्यूज मत कर देना। मैंने पूछा है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट गिनो सिर्फ, उसके अंदर कार्बन कितने वो सब मत देखो। वरना कई बार बच्चे बोलते कि सर दूसरा वाला जो नीचे वाला है बीटा 2 वाला, वो भले ही 1 सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन उसमें कार्बन, तुमको उसके अंदर के कार्बन नहीं देखने, तुमको बस ये देखना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। और इसीलिए मैं जानबूझकर सर्कल बनाकर पढ़ा रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं समझे वो ये गिनेगा कि सर्कल किसके पास ज्यादा है। उस सर्कल के अंदर कार्बन कितने हैं वो सबसे तुम्हारा लेना देना नहीं है। पहले वाले में 2 सर्कल मतलब पहले वाले में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब वो मेजर है। सिंपल। तो जिसको कुछ नहीं समझेगा वो चुपचाप से सर्कल गिनकर अपना मेजर और माइनर डिसाइड कर लेगा। ठीक, समझ गया सेजेफ रूल क्या है? सेजेफ रूल अप्लाई कैसे होगा? अब एलिमिनेशन रिएक्शन में यही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सेजेफ रूल लगा दो बीटा 1 बीटा 2, और ये याद रखना कि कब लगाना है, जब पहले चेक कर लेना कि डिफरेंट बीटा कार्बन्स हैं भी या नहीं है। ठीक है ना? और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो लास्ट कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज रिएक्शन विथ मेटल्स। इसी स्टाइल में याद करके जाओ, एग्जाम में भूलोगे ही नहीं। पहले याद करो कि सर ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कितने पढ़ाए थे, फिर एलिमिनेशन में क्या पढ़ाया, और फिर मेटल के साथ कितना पढ़ाया। तो कैटेगरी वाइज जो याद करता है वो भूल भी जाए तो उसको याद आ जाता है कि एक न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था, एक एलिमिनेशन पढ़ाया था, एलिमिनेशन में तो सर ने सिर्फ सेजेफ पढ़ाया था, और लास्ट में पढ़ाया था रिएक्शन विद मेटल। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है चेक करो कि क्या वो न्यूक्लियोफिलिक जैसा लग रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक जैसा लग रहा है तो वो 7 को याद करो जो ऊपर मैंने पढ़ा है, 8 थे शायद, तो ऊपर के 8 में से ही होगा कोई ना कोई। और अगर जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो तुमको लग रहा है नहीं यार ये एलिमिनेशन का है, मतलब कंफर्म है कि वो सेजेफ पे है, और अगर उसके अंदर कोई मेटल दिख रहा है तो समझ जाना जो आप पढ़ाने जा रहा हूं वो उसमें से आया है। सो दैट्स व्हाई 3 कैटेगरी में पढ़ना। अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में जो सबसे सिंपल वाला है, पहला जो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को आता होगा वो है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन तो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा। अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करना है। सिंपल में 2 अल्काइल हैलाइड ले लो, एग्जाम में भी कुछ ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह दे देंगे तुमको। 2 सोडियम लेना है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज बीच में से बस आपको NaX निकाल लेना है। ठीक, यहां से एक NaX, यहां से एक NaX, ये दोनों निकल गए। तो ये जो बाकी के CH3 है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्केन। अब इसमें तुमको कंफ्यूज करने के लिए जो मैक्सिमम आपका एग्जामिनर कर सकता है वो ये कि वो आपको 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड दे दे और आपसे पूछे कि बताओ कितने अल्केन बनेंगे। मैंने जो लिया उसमें देखो दोनों अल्काइल हैलाइड सेम है ना। अगर एग्जामिनर ने बोला एक अल्काइल हैलाइड CH3 वाला है और एक अल्काइल हैलाइड C2H5 वाला है, तो अब तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे आपको। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बता चुका हूं मैं ये। इसके अब 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कैसा? एक CH3 वाला CH3 वाले के साथ ही रिएक्ट करे, C2H5 वाला C2H5 वाले के साथ रिएक्ट करे। डन। तो एक प्रोडक्ट तो इन दोनों से बन सकता है, एक प्रोडक्ट इन दोनों से बन सकता है, मतलब सेम सेम के बीच में एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट क्रॉस के बीच में, मतलब इधर का CH3 वहां के C2H5 के साथ रिएक्ट करे। यस, 3 प्रोडक्ट टोटल पॉसिबल है। Na मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुमको सिर्फ प्रोडक्ट गेस करना रहेगा। Na वगैरह भर लोगे ना, तो हाँ। ऐसे
हाँ तीन सर। प्रोडक्ट कौन से होंगे? पहला इससे बनने वाला कौन सा होगा? पहला प्रोडक्ट इससे क्या होगा? CH3। दूसरा प्रोडक्ट इससे, मतलब सिमिलर वाले पहले लिख लो, दिमाग में ऐसे याद करके जाओ, सिमिलर वाले दो और एक डिफरेंट वाला, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता। मैंने मिथाइल इथाइल दिया, जरूरी थोड़ी है वो भी मिथाइल इथाइल दे, हो सकता है वो इथाइल प्रोपाइल दे दे। तो तुम ऐसे याद करके जाओ, दो सिमिलर वाले बनेंगे और दो अलग वाले। ठीक, एक ये नीचे वाला भी तो है ना, CH3C2H5 वाला, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट वाले को मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। बराबर, ये दोनों किससे बने? सिमिलर अल्काइल से, ये डिफरेंट से। समझेगा? तो वर्ड्स रिएक्शन में अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो मैक्सिमम ये ट्रिक लगाई जाती है कि दो अलग अलग दे दो और पूछो कितने अल्केन बनेंगे। तुम्हारे लिए इसका चांस बहुत कम है, तुमको ऑलमोस्ट यही पहला ही वाला आएगा। ठीक, सेकेंड वाला भी आ गया तो कर ही लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है, रिएक्शन सेम टू सेम है। बस ये याद रखना है कि अगर दोनों अल्काइल अलग अलग है तो तुम 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाओगे, बन जाएगा। हाँ। मेटल यूज हुआ, मेटल यूज करके जो दूसरा रिएक्शन है जो सबसे फेमस है, बहुत बार मैंने इसकी बहुत तारीफ की है, ग्रेनार्ड्स रिएजेंट। सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसके तो सब पूरा गांव का, घर का एड्रेस आधार कार्ड नंबर सब बताया है NET के लेक्चर में। अभी वो सब का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ मेन रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि आप लोगे RX Mg, ड्राई ईथर मत भूलना, हाफ मार्क्स काट लेते हैं वरना। ड्राई ईथर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी NET के लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं तुमको, इसका क्या यूज है। अभी वो सब छोड़ो, बस चुपचाप से मैग्नीशियम को बीच में डाल दो, बन गया तुम्हारा RMgX। यही है तुम्हारा ग्रेनार्ड्स रिएजेंट, बस इतना ही रिएक्शन है ये। पर ग्रेनार्ड्स रिएजेंट के 2 यूजेस भी दिए हैं तुम्हारे बुक में, ठीक, कि ग्रेनार्ड्स रिएजेंट को यूज कैसे करोगे। तो ये जो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट है, इसका एक ये रिएक्शन याद करके जाओ, बुक में दिया है। अगर उन्होंने बोला ग्रेनार्ड्स रिएजेंट को आप यूज करो मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड यहां से टूटेगा, बस दैट्स इट। ठीक, एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है वो भी बता रहा हूं, और यहीं से बॉन्ड क्यों टूट रहा है वो भी बता रहा हूं। यहां से बॉन्ड तोड़ो, इसका जो लॉजिक बताऊंगा एंड में, अगर वो लॉजिक तुमने याद रख लिया तो तुमको टेंशन नहीं आएगा, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा। अब यहां से ये R और यहां से ये H, अगर ये भी भूल गए कि सर यहाँ का R और यहाँ का H ही क्यों ले रहे हो आप, उसकी भी ट्रिक बताइए कि इसका बॉन्ड अगर यहां से तोड़ोगे तो मैग्नीशियम मेटल है वो प्लस बनेगा, तो R पे निगेटिव आएगा। अब निगेटिव तो पॉजिटिव के साथ ही जाएगा ना, तो R और H ही आएंगे। यस, और मैग्नीशियम जिसके साथ पहले से X था, अब वो किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा? OCH3 के साथ। इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। डन, अल्कोक्सी ग्रुप अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो, और अगर निगेटिव चार्ज के साथ है तो अल्कोक्साइड आयन। दूसरा आपसे एक और क्वेश्चन इसी पे पूछा जा सकता है कि अगर RMgX को अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा? अमोनिया को ऐसे लिखूं चलेगा? फिर से सेम लॉजिक लगाओ, ऊपर वाला यहां से तोड़ो, प्लस, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, ये तो यहीं से टूटेगा, प्लस माइनस मैचिंग मैचिंग। ठीक, R किसके साथ जाएगा? H के साथ, और MgX के साथ तो था ही, अब यहाँ पे NH2 के साथ। अब सवाल ये कि सर ये 2 रिएक्शन क्यों पढ़ने पड़ते हैं? डिड यू नोटिस कि मैंने दोनों में ड्राई ईथर नहीं लिखा है? तो एक्चुअल में इन दोनों क्वेश्चन में मैं यही प्रूफ कर रहा हूं कि अगर तुमने ड्राई ईथर नहीं लिया तो कोई ना कोई सॉल्वेंट तो लेना ही पड़ेगा, और टोटल 4 सॉल्वेंट्स की बात की जाती है। कौन कौन सा? एक तो ड्राई ईथर जो कि इस रिएक्शन में काम करता है, जो इस रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा है वाटर, अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल। और इन तीनों के साथ एक दिक्कत है कि ये तीनों को अगर यूज करोगे तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट तुमको अल्केन देगा। नोट करो, देखो हर बार अल्केन ही बना। तो यहां मैं प्रूफ क्या कर रहा था कि आप ड्राई ईथर के अलावा और कोई सॉल्वेंट नहीं ले सकते। अगर लिया तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट रहेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में। समझा? पहले वाले रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ वो, क्योंकि तुमने ड्राई ईथर लिया था। ठीक,
ओके, समझा क्या रहा था मैं कि ग्रेनार्ड्स रिएजेंट में आपको कोई ना कोई एक सॉल्वेंट लेना है। अगर वो सॉल्वेंट ड्राई ईथर है तो आप ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बना लोगे। ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनाते टाइम आपको किसी ना किसी एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो वो सॉल्वेंट ड्राई ईथर होना चाहिए और या तो आप इन तीनों में से कोई एक लोगे। इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक सॉल्वेंट लिया तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनेगा तो जरूर, पर वो टिकेगा नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनेगा तो सही, पर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फाइनली अल्केन में। तो यहां आपको नोटिस करना है कि एरो के ऊपर मैंने ड्राई ईथर लिखा है कि नहीं लिखा है। आई बात समझ में? जब ऊपर देखो ड्राई ईथर था, रिएक्शन ग्रेनार्ड्स रिएजेंट के लेवल पे एंड हो गया, पर जैसे ही आप देख रहे हो कि ड्राई ईथर नहीं है, उसकी जगह मैंने अल्कोहल लेने की कोशिश की या फिर अमोनिया लेने की कोशिश की, और अगर वाटर वाला नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पर अगर मैं वाटर भी लेता तो उस केस में भी ये रिएक्शन किस पे एंड होता? अल्केन के लेवल पे एंड होता। ये डन। तो इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल मोटिव समझ गया क्या है? हाँ। यहाँ पे मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनाना है तो जो सॉल्वेंट है वो ड्राई ईथर ही होना चाहिए। ड्राई ईथर के अलावा अगर आपने कोई और सॉल्वेंट लिया, कोई और सॉल्वेंट में कितनी चॉइसेस है आपके पास? 3 चॉइसेस है, वाटर, अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल। इन तीनों में से कुछ भी लोगे तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनेगा तो सही, पर वो टिकेगा नहीं, वो इस सॉल्वेंट के ही साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, इन तीनों के साथ, पानी, अमोनिया और अल्कोहल, और फाइनली किस में एंड करेगा? वो अल्केन में। तो इसीलिए आपको ये तीनों गलती से भी नहीं लेना है। क्या लोगे? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर लोगे तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनेगा और कहानी खत्म। डन। तो ये जो पहला रिएक्शन है सिर्फ इसी से ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बन सकता है, ये याद करके जाओ। इसके अलावा अगर गलती से भी वो लोग तुमको दे रहे हैं कि अब देखो फंसाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिखो, मैग्नीशियम लिखो, और यहाँ पे ड्राई ईथर की जगह पानी, अमोनिया या अल्कोहल लिख दो। अब बच्चा क्या याद करके जाएगा कि अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम दिखा तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनता है। बनेगा क्या पानी, अमोनिया और अल्कोहल के साथ? नहीं। तो यहाँ ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनाना है या अल्केन बनाना है, ये डिसाइड होगा कि मैंने तुमको एरो पे क्या दिया है। अगर मैंने एरो पे तुमको ड्राई ईथर दिया है तो तुम ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनाना, और अगर मैंने एरो पे वाटर, अमोनिया या अल्कोहल दिया है तो फिर आप अल्केन बनाकर आओगे। इतना टफ नहीं पूछेंगे आपसे, आपका पेपर ऑलरेडी इजी आएगा, फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए बता दे रहा हूं। ठीक, व्हाट्स रिएक्शन हो गया? हाँ। ग्रेनार्ड्स रिएजेंट भी हो गया। डन। तो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने सब फिनिश कर दी। नाउ लेट्स गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके ऊपर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके बताते चलता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन आया था मार्च 19 में। मार्च 19 वाला जो क्वेश्चन था वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को लेकर था। तो क्या क्वेश्चन था वो तो अब आपको जानना नहीं है, ऊपर रिएक्शन जो पड़ा है वही होगा ना क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। अब मॉइस्ट CO2 और Ag2O पे उन लोगों ने पूछा था, आप लोगों को तो ये नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करोगे कि आपके लिए क्वेश्चन किस पे आएगा? KOH या फिर NaOH? कौन सा? एक्वस। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे से रह गई, मेरा अब ध्यान जा रहा है उस पर। जो सेजेफ रूल वाला क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने तुमको, ये सेजेफ रूल वाले क्वेश्चन में जब आप एलिमिनेशन करोगे तो कोई रिएजेंट तो यूज करोगे ना, ये अपने आप तो एलिमिनेशन नहीं होगा। तो रिएजेंट कौन सा यूज करोगे? Br और H, ये दोनों को निकालने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करोगे? KOH यूज करना है आपको। ये एक मेरे ध्यान से उतर गया था। ठीक, ये हाँ। के Br को ले जाएगा और H OH के साथ में वाटर बन के निकल जाएगा। डन। अभी ये मैंने तुमको क्यों रिवाइज करवाया? क्योंकि यहाँ पे जो KOH है और जो मैंने स्टार्टिंग में KOH बताया था, वो दोनों में क्या फर्क होगा? पहले वाला जो KOH था वो एक्वस था, और अब जो KOH मैं ले रहा हूं ये अल्कोहलिक है, और दोनों रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैंने एक्वस KOH लिया था तो याद करो अल्कोहल बना था, और अब जब मैं अल्कोहलिक KOH ले रहा हूं तो देखो अल्कीन बन रहा है। और दोनों बार मैंने तुमको अल्काइल हैलाइड ही दिया और दोनों बार मैंने तुमको KOH ही दिया, पर एक बार मैं तुमको अल्कोहल बनाकर दिखा रहा हूं, दूसरी बार मैं तुमको अल्कीन बनाकर दिखा रहा हूं। तो एग्जाम में तुमको कैसे समझेगा कि कब अल्कोहल बनाना है, कब अल्कीन बनाना है? आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने इसके साथ में आपको एक्वस दिया है KOH या अल्कोहलिक दिया है।
याद करने का एक तरीका मैं हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, जब मैंने खुद ही अल्कोहल दे के रखा है तब तुम क्यों अल्कोहल बनाओगे? तो ऐसे याद करके जाओ कि जब KOH अल्कोहलिक होगा तब अल्कोहल हम नहीं बनाएंगे, जब KOH अल्कोहलिक नहीं होगा तभी तो अल्कोहल बनाओगे ना, बराबर? तो अगर KOH खुद अल्कोहलिक मैंने ही दे दिया है क्वेश्चन में, तब तुम क्या बना देना? अल्कीन, सेजेफ रूल वाला। और जब मैंने KOH एक्वस दिया होगा तब तुम समझ जाना कि आज अगर एक्वस दिया है तो आज अल्कोहल बनाएंगे। मतलब मैं अल्कोहल दूं तो तुम मत बनाना, मैं नहीं दूं तो तुम बना देना। जो भी गिवन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना, समझा? इसीलिए मैंने हाँ सर। बोला था KOH पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक? अभी मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि देखो क्वेश्चन जो था वो किस पे था? मॉइस्ट Ag2O पे। तो इसके पैरेलल में अब तुमको कौन सा क्वेश्चन है? KOH NaOH पर कौन सा KOH? एक्वस वाला KOH। मतलब इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या लाओगे तुम? अल्कोहल। मैंने तुमको नहीं दिया है ना, तो तुम लाओ, यही सिखाया मैंने, ठीक? दूसरा क्वेश्चन जो सिल्वर एसिटेट वाला था उस पे आया था मार्च 19 में। दैट सिल्वर एसिटेट, ठीक? याद आ रहा है ना? ऊपर दिखाऊं, कहाँ गया ये वाला? डन। मार्च 19 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बाकियों पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, जो बाकी के न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक के बाद में एलिमिनेशन पे देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। पहला तो मार्च 15 में आ चुका है, मार्च 19 में आ चुका है, जुलाई 19 में आ चुका है, तीन बार आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ सेजेफ रूल। ये बताने के पीछे इंटेंशन बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्लस कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा बार पूछे गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की ज्यादातर एक कॉमन प्रिंसिपल पे ही चलते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत कम तुम देखोगे कि वो लोग कोई नया क्वेश्चन ट्राई करें, ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं, ठीक? तो कम से कम आपको आइडिया रहेगा कि जो बच्चा सारे रिएक्शंस नहीं याद कर पा रहा है वो एटलीस्ट इतने ही रिएक्शन याद करके जाओ। इस पे इतनी बार आया है। फिर ग्रेनाड्स रिएजेंट पे कितनी बार आया है? जुलाई 19 में और मार्च 19 में ग्रेनाड्स रिएजेंट पे। मैं चाहिए तो आपको क्वेश्चंस भी बाद में शेयर कर दूंगा कि क्वेश्चंस क्या थे। फिर वर्ड्स रिएक्शन पे कितनी बार आया है? 2 बार, मार्च 18 में, एक ही बार आया, मार्च 18 में ही आया है। वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है? तो ये इतने क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज से अब तक आए हैं। क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मैं वो भी शेयर करवा दूंगा, या हो सकेगा तो कल के लेक्चर में मैं पहले से उसकी फोटो निकालकर यहीं पे शेयर कर दूंगा। डन। कल पहले मैं आपको ये जितना आज पढ़ा है ये पहले पूरा रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं नया क्वेश्चन लूंगा। तो आप लोग ये सब एटलीस्ट एक बार देख कर आना। डन। एक बार टेक्स्ट बुक से ग्रो थ्रू कर लेना। हाँ सर। से कल पहले मैं 10 मिनट इसको रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद ही आगे जाऊंगा। एक मोटा मोटा दिमाग में आज क्या सीख कर जा रहे हो तुम? ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या क्या याद करोगे? ये सारी बातें। पहला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कितने टाइप का होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, जो राइट में घुमा दे डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में घुमा दे लीवो, राइट? और फिर एनांटियोमर्स क्या होते हैं और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि इस चैप्टर में से ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस पढ़कर जाने हैं। दैट डज नॉट मीन्स कि बाकी के क्वेश्चन छोड़ देने, पर इस पे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। बस ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट। फिर जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक में और एलिमिनेशन प्लस एक्टिव मेटल। न्यूक्लियोफिलिक में किसका ध्यान रखोगे? साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप का, क्योंकि दोनों एम्बिडेंट लिगैंड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम के साथ रहेगा तो क्या करना है, सिल्वर के साथ रहेगा तो क्या करना है। बस बाकी तो सब सीधे सीधे रिएक्शंस हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक में। परेशान करने वाले बस वही दोनों है, और वो दोनों अकेले 4 क्वेश्चन बना देते हैं। टोटल थे ही 8, जो बाकी के 4 थे वो सिंपल थे। 4 तो इन्हीं के है ना, 2 साइनाइड के और 2 नाइट्रो ग्रुप वाले। फिर एलिमिनेशन में आपको सेजेफ रूल पढ़ के जाना है। कब लगाना है सेजेफ रूल? जब 2 अलग अलग बीटा कार्बन मिले। और लास्टली फिर सेजेफ रूल के बाद में एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में एक बार आपको ग्रेनाड्स रिएजेंट बनाना है,
ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बनाते टाइम ध्यान रखना है, ड्राई ईथर दिया है तो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट बना देना, ड्राई ईथर नहीं दिया है, वाटर, अमोनिया या फिर अल्कोहल दिया है तो उसी ग्रेनार्ड्स रिएजेंट को अल्केन में कन्वर्ट कर देना फाइनली, ठीक। और लास्टली वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन में क्या क्या करोगे तुम, सेम अल्काइल ग्रुप है, अटैच करो, अल्केन बना दो, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो 3 अल्केन बनाओगे, 2 अल्केन तो सेम सेम ग्रुप से बनेगी, 1 अल्केन दोनों को अटैच करके बनेगी, दोनों डिफरेंट वाले से। इतना जो मैंने अभी 2 मिनट के अंदर बोला है ना, यही तुम्हारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इस स्टाइल में तुम भी बोल सकते हो तो इसका मतलब चैप्टर तुमको याद हो चुका है, और अगर तुम इस स्टाइल में नहीं बोल पा रहे हो तो इस स्टाइल तक जल्दी पहुंचो, क्योंकि एग्जाम के दिन आपके पास 24 घंटे होंगे मैक्सिमम रिवाइज करने के लिए। सो यू कैन नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जैसे बैठे बैठे मैंने 2-3 मिनट में बोल दिया, वैसे ही 2-3 मिनट में बोलना सीखो आप, समझा। मेन हाँ। मेन बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी बता दिया, और जो क्वेश्चन आए थे कल मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि सिल्वर एसीटेट का क्वेश्चन कैसा आया था, सेजेफ रूल का क्वेश्चन कैसा आया था। वीडियो एडिट हो पाया तो कल तक आएगा यूट्यूब पे, नहीं एडिट हो पाया तो फिर आप लोगों का जो बैठे हो उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट बंक द लेक्चर, और बाद में आप लोग मेरे से प्लीज हेल्प मत मांगना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। बहुत मुश्किल से ये टाइम निकालकर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा पा रहा हूँ। तो ट्राई करो कि आप लेक्चर ही बैठकर यहीं पे चीजों को खत्म कर दो। बस रिवीजन के लिए मैंने आपको वो यूट्यूब के वीडियोस डाल दिए हैं, ताकि फाइनल नाइट में अगर कभी तुम डर वर गए, तुमको पढ़ना उस टाइम पे तो मैं नहीं रहूंगा ना, तो यूट्यूब का वीडियो उसके लिए डाल रहा हूँ मैं। मेन ये है, वो आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल वाला आज मैंने अपलोड कर दिया, जाके दोनों वीडियोस आप लोग देख लो, कल का पूरा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। सो हाँ सर। जो वर्ड्स रिएक्शन में जो हम लोग बीटा 1 बीटा 2 लेते हैं, वर्ड्स उसमें रिएक्शन 3 ही में लेते हैं बेटा, सेजेफ रूल में लेते हैं। हाँ नहीं सर, वर्ड्स रिएक्शन में जो 3 कंपाउंड बनते हैं ना, हाँ अलग अलग ये वाले, हाँ, तो फिर 3 ही बनेंगे ना अगर बड़ा कंपाउंड रहेगा तो भी? 3 ही बनेंगे, क्योंकि आप अल्काइल ग्रुप को कंपेयर करो ना, अल्काइल तो उतने ही है ना। ओके ठीक है, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। डन। कल मैं हाँ स्टार्टिंग सर। में ही वापस से एक बार रिवाइज करवाऊंगा ही, आप लोग बस एक बार पढ़ के आ जाना टेक्स्ट बुक से, ओके सर। रट्टा हाँ मारने सर। की कोशिश करो, समझने की नहीं। कल जब आओगे तो मैं जब बोलूं तो मेरे साथ साथ तुमको भी याद आए, ये ट्राई हाँ। करना, ठीक। ओके कल सर, मिलता हूँ, हाँ ठीक? सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। सर, गुड बाय नाइट सर। सर। बाय बाय।